हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे वो समकालीन कला की दुनिया में एक बहुत ही बेजोड़ और प्रख्यात कलाकार हैं। उनका नाम है मनु पारेख। उनका नाम है मनु पारेख। इनका जन्म हुआ था 1939 में। देखिए, मनु पारेख, ये बनारस श्रृंखला की जब बात आती है तो मनु पारेख का भी नाम बहुत सा सम्मान के साथ लिया जाता है। बनारस श्रृंखला में आपके मनु पारेख के साथ ही साथ राम कुमार जी भी बनारस श्रृंखला का बहुत बेजोड़ श्रृंखला बनाए गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मनु पारेख जी के विषय में। मनु पारेख जी का जो जन्म है 1939 ईस्वी को अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। सभी बच्चों की तरह इनकी भी दीक्षा पढ़ाई लिखाई सरकारी विद्यालय से शुरू हुई थी। वो दौर सरकारी विद्यालय के तख्ती, तो ऐसे तख्ती होता ना, आप लोग लकड़ी की होती है, जानते होंगे, ऐसे इसी पर लिखा जाता था। यही से इनकी कहानी शुरू हुई थी। तो चलिए हम और आप एक नजर इनकी जीवनी पर डालते हैं। देखिए, मनु पारेख पहले हम देखते हैं जन्म। तो इनका जन्म जो है 1939 को, ठीक है, 1939 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इनका जन्म जो है गुजरात के अहमदाबाद में 1939 ईस्वी को हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा सरकारी विद्यालय से शुरू हुई। इनकी शिक्षा सरकारी विद्यालय से शुरू हुआ। देखिए, सब कुछ लिखाना संभव नहीं है, लेकिन सब कुछ बताना संभव है। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या लिख रहे हो, मैटर ये करता है कि आपको कितना जानकारी है। तो देखिए, इनकी जो शिक्षा है वो सरकारी विद्यालय से शुरू हुई थी। यहाँ पर सरकारी विद्यालय में कोई स्पेशल जो है, जैसे विज्ञान के शिक्षक होते हैं, भूगोल के होते हैं, हिंदी के होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं, ऐसे कला विषय के भी होते हैं। लेकिन जिस विद्यालय में मनु पारेख जी पढ़ते थे उस विद्यालय में कला के शिक्षक नहीं थे। और ये बचपन में ही चित्रों को इतने बखूबी ढंग से बनाते थे कि इनके जो शिक्षक थे वो इनसे बहुत प्रेरित हुए और बहुत मोहित हुए। उन्होंने इनको कहा कि अब आज से तुम्हारे जो साथी लोग हैं, तुम्हारे जो क्लासमेट हैं, इन लोगों को आज से तुम कला की बारीकियां सिखाओगे। ऐसा इनके गुरु ने कहा कि आज से तुम कला की बारीकियां सिखाओगे। चलिए हम ये भी देख लेते हैं। आप अपने सहपाठियों को स्वयं कला की बारीकियों से अवगत कराते थे। ठीक है, मनु पारेख जी जो है स्वयं अपने क्लास के जो विद्यार्थी थे इनके, उनको ये सिखाते थे कला। और यही क्रम इनका बढ़ता गया। कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपने साथ वालों को पढ़ाता, लिखाता, समझाता है ना, तो उसका स्तर कहीं ना कहीं उसके दोस्तों की नज़र में, अध्यापकों की नज़र में, हर किसी की नज़र में
उसका जो स्तर होता है वो एक स्टेप बढ़ जाता है। तो जब इनका एक स्टेप स्तर बढ़ा तो ऐसी बात नहीं कि इनको घमंड आ गया, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने सोचा कि कितने अच्छे से सीखकर, कितने अच्छे से अपने मित्र को मैं बारीकियों से अवगत कराऊं, ऐसा मनु पारेख जी ने सोचा था। फिर इनके पिताजी को दो चीज का बहुत बेजोड़ शौक था। ठीक है, मनु पारेख के पिताजी को आपके पिता को दो चीज का बहुत शौक था। मनु पारेख के पिताजी को दो चीज का बहुत शौक था। पहला शौक क्या था कि वो बाघ, जो शेर नहीं होता, शेर, बाघ, ठीक है, ये समाचार पत्र, पत्रिका, मैगनीज, कॉपी में अगर जो ड्राइंग बनाते थे ये, या कहीं से पाते थे, या पुस्तक में जहाँ छवि छपी होती थी, ये उसको फाड़ लेते थे और घर में जाके अलमारी में उसको जो है एकत्रित करते थे। इनके पिताजी का पहला शौक तो ये था। दूसरा शौक इनके पिताजी को था कि वो बहुत मूवी देखते थे, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा फिल्म देखते थे। और दोनों शौक से मनु पारेख जी कुछ न कुछ सीखे और यही सीख इनको आगे चलकर शिखर तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। तो दो शौक था इनके पिताजी के, दो शौक थे। पहला क्या था? जो पहला था शेर की तस्वीर इकट्ठा करना। ठीक है, या एकत्रित करना, एकत्रित करना, ठीक है, ठीक है। इनके पिताजी का शौक था जो है शेर का फोटो एकत्रित करना, पहला। और दूसरा शौक था दूसरा इनको जो शौक था फिल्म देखना, फिल्म देखना। तो मनु अपने पिता के साथ फिल्म देखने जाते थे। ठीक है, मनु अपने पिताजी के साथ जो है फिल्म देखने जाते थे, लेकिन ये फिल्म को ना देखकर जहां पर उस फिल्म का होल्डिंग जहां पर तैयार होता था, जहां पर रंगाई होती थी, अंकन होता था, लेखन होता था, वहां पर ये जाके उन बारीकियों को देखते थे। और जो करते थे उनका नाम था आर.के. गज्जर। ये मनु अपने पिता के साथ फिल्म देखने जाते थे। पिता के साथ। ठीक है, मनु अपने पिता के साथ फिल्म देखने चलते थे। चलिए, मनु अपने पिता के साथ फिल्म देखने जाया करते थे। देखिए, मनु पारेख जी जो अपने पिताजी के साथ फिल्म देखने जाया करते थे, तो ये फिल्म को नहीं देखते थे, बल्कि 1 घंटे 1.5 घंटे की जो भी फिल्म होती थी, तो उस फिल्म के दौरान मनु पारेख जी जो है उस फिल्म के जहां पर बैनर होल्डिंग बनते थे, रंगाई होता था, लेखन होता था, अंकन होता था, उसका पूरा का पूरा जो विज्ञापन हेतु दर्शाया जाता था, वो दर्शाने में जिस महान व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है आर.के. खज्जर। तो आर.के. खज्जर जब वहां पर वो होर्डिंग बनाते थे,
तो मनु पारेख जी जाकर उस तूलिका की बारीकियों को देखते थे और उनको कहीं न कहीं उनके हृदय में ये विश्वास कंठस्थ था कि मैं एक दिन इससे अच्छा और कुशल चित्रकार बनूंगा। ऐसा मनु पारेख जी ने देखते समय कल्पना करते थे। तो इनको के पिताजी को जो पहला शौक था शेर की तस्वीर एकत्रित करना और दूसरा शौक था फिल्म देखना। तो देखिए, जब इनके पिताजी शेर की तस्वीर इकट्ठा करते थे तो इससे इनको जो है चीजों को संग्रहित करने का यहाँ से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ये फिल्म देखने जाते थे तो वहां से इन्होंने आर.के. खज्जर जी की उस तूलिका की लयात्मकता का ज्ञान इनको हुआ। फिर इसके बाद इनकी पढ़ाई जो है, प्रारंभिक पढ़ाई इसी तरह से पूर्ण हुई। फिर ये मिडिल क्लास में जब गए तो इन्होंने यहाँ पर भी इसी प्रकार अपने कार्य से, अपने कृतियों से, अपने अंकन से जो है अपने गुरु लोगों की स्मृति में हमेशा एक उज्जवल तारे की तरह ये चमकते रहे। उसके बाद इनके गांव में घर के पास मंदिर में जब धार्मिक अनुष्ठान होता था, ठीक है, धार्मिक कार्य में भीड़ एकत्रित होती थी तब आप उस भीड़ का रेखांकन करते थे। ठीक है। इनके घर के पास जो एक मंदिर था, उस मंदिर पे जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, ऐसे धार्मिक अवसरों पर जब भीड़ इकट्ठा होती थी तो ये उस भीड़ का स्केच बनाते थे, बिल्कुल तीव्र रेखांकन करते थे। फिर इसके बाद जो है इनको फिर और उच्च इस प्रकार इनकी माध्यमिक शिक्षा जब कंप्लीट हुई तो ये जो है इन्होंने लाल पारेख जो प्रधानाचार्य थे, कौन, लाल पारेख, ये डिप्लोमा लेने गए। आप लाल पारेख जो प्रिंसिपल थे, क्या प्रिंसिपल, लाल पारेख जो प्रिंसिपल थे से आपने द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया हुआ, पढ़ाई पूरी की। देखिए क्या हुआ था, ये बहुत गरीब परिवार से आते थे मनु पारेख जी, लेकिन इनकी दैनिक स्थिति जितनी कमजोर थी, इनके इरादे उतने ही कंठस्थ थे, उतने ही इनके उंगलियों में उतनी ही मेहनत करने की शक्ति रहती। तो इन्होंने प्रिंसिपल साहब जी से, जिनका नाम लाल पारेख था, इनसे इन्होंने निवेदन किया कि सर ये जो 2 वर्ष का है डिप्लोमा, ठीक है, कि ये जो 2 वर्ष के डिप्लोमा हम यहाँ से सीखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रवेश जो है सीधे द्वितीय वर्ष में, बिल्कुल सीधे हमारा प्रवेश जो है द्वितीय वर्ष में किया जाए। मैं मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आप जो है ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा बच्चा 2 वर्ष पढ़ा हुआ है और कौन सा बच्चा 1 वर्ष। मैं उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी मेहनत आपके 2 वर्ष के बच्चे करते हैं।
तो इनके कृतियों को, मनु पारेख की कृतियों को जो है लाल पारेख जी देखें और इनकी बातों में, मनु पारेख की बातों में कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस इनको एक शीशे की तरह सादृश्य रूप से दिखाई दिया और इन्होंने द्वितीय वर्ष में प्रवेश दे दिया। यहां तक हो गया। अब देखिए इसके आगे, उन दिनों पेरिस से पेंटिंग की बारीकियां सीखकर पेरिस से भ्रमण करके आए हुए थे जिनका नाम था दयाल पटेल। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, दशरथ पटेल। ठीक है, दशरथ पटेल उन दिनों पेरिस से बारीकियां, पेरिस से कला की बारीकियां या कला के संयोजन का ज्ञान प्राप्त करके आए थे। देखिए अभी आप अच्छी पढ़ाई करके अगर जाते हैं ना, कुछ बनकर जाते हैं गांव घर में, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग की खुशी होती है। तो ऐसे दशरथ पटेल जी जो है उन दिनों पेरिस से पढ़ाई करके आए थे और जब इनसे मिले मनु पारेख जी से तो इन्होंने कहा, आए तो दशरथ पटेल जी ने कहा, इन्होंने कहा कि तुम एक कुशल आर्टिस्ट हो। इन्होंने कहा कि तुम एक आर्टिस्ट बनोगे। ठीक है, तुम एक आर्टिस्ट बनोगे, ऐसा दशरथ पटेल जी ने कहा मनु पारेख को कि तुम एक आर्टिस्ट बनोगे, इसलिए आर्टिस्ट बनना है, आप जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई चले जाओ। बनोगे तुम जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई चले जाओ। अब इनके मन में ये जो दशरथ पटेल जी ने कहा तुम एक आर्टिस्ट बनोगे और तुम जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई में शिक्षा लेने के लिए, बारीकियों को समझने के लिए, अपनी इस आर्ट की दुनिया में एक शिखर पर पहुंचने के लिए आप जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। देखिए घर वालों को, हर किसी व्यक्ति को सोचते हैं कि अच्छी नौकरी लग जाए, तो इसी तरह जो है इनकी माँ, पिताजी, भाई बहन सब ये सोचते थे कि मनु की जो है नौकरी लग जाए। तो ये क्या किए कि इन्होंने जे ऑफ स्कूल कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। चलिए पहले हम प्रवेश देख लेते हैं। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था गुणवंत कायस्थ। आपके मित्र गुणवंत कायस्थ। ठीक है, आपके मित्र जो है जिनका नाम था गुणवंत कायस्थ ने आर्थिक बहुत मदद की। देखिए अब कैसे मदद की, तो ये गरीब परिवार से थे। जब इनको दशरथ पटेल जी ने कहा कि आप जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां से आप एक आर्टिस्ट बनकर उभरोगे। तो इनके पास जो है पैसे तो थे नहीं, लेकिन इनके बहुत बेजोड़ और बहुत प्रिय हृदय स्पर्शी मित्र थे जिनका नाम था गुणवंत कायस्थ। ठीक है, गुणवंत कायस्थ से मनु ने कहा कि आप, मेरे जो प्रवेश है इस कॉलेज में, मेरे पास पैसे नहीं हैं,
आप मेरा थोड़ा सा मदद कर दीजिए शुरुआती दौर में, फिर कुछ दिनों बाद हम जो है अपना कहीं से व्यवस्था करने लगेंगे। तो इनके मित्र ने तुरंत कहा, भाई अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे याद करना, तुम किसी को मत बोलना। इस प्रकार जो है इनके मित्र गुणवंत कायस्थ ने इनकी जेजेएफ स्कूल कॉलेज प्रवेश के समय बहुत मदद की। देखिए अब यहाँ इनकी एडमिशन हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, आप नौकरी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, आप नौकरी नहीं करना चाहते थे, एक साल परीक्षा छोड़ दी और घर आकर माँ से बोले कि परीक्षा अगले वर्ष होगा। अब देखिए यहीं से एक नया बहाना, ये जानते थे कि जेजेएफ स्कूल पास अगर मैं पढ़ाई कर लिया तो ऐसी कोई किसी की किस्मत खराब हो अलग बात है, नहीं तो वो वहां से इतने अच्छे सितारा बनकर उभरता है ना कि स्कूल कॉलेज के अध्यापक लोग उसको आंखों पे बिठाते हैं, सराखों पे बिठा कर रखते हैं और उसकी नियुक्ति तुरंत होती है सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए। तो इन्होंने सोचा अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मैं 7-8 घंटे उस विद्यालय में बच जाऊंगा और मैं अपने कार्य को उस स्वतंत्रता से नहीं कर पाऊंगा जिस स्वतंत्रता से अभी कर रहा हूं। बेशक मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं उस स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाऊंगा नौकरी करने के बाद। इसलिए इन्होंने 1 साल की परीक्षा छोड़ के, ठीक है, इसलिए 1 साल की परीक्षा इन्होंने छोड़ दी और घर आकर माँ से बोले कि परीक्षा अगले वर्ष होगी। अब इसी दौरान इनकी शादी हो जाती है माधवी पारेख से। आपकी शादी माधवी पारेख से होती है। इनकी शादी जो है माधवी पारेख से होती है, लेकिन एक चिंता इन दोनों को खाई जाती है कि हमको आम जिंदगी नहीं जीना है, हम लोगों को कुछ करना है, ठीक है। पारेख की शादी हो गई। ये दोनों बहुत संघर्ष किए, बहुत संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। और ये जो माधवी पारेख जी हैं ये चित्रकार थी, ठीक है, ये भी एक चित्रकार थी। कौन? मधु पारेख जी। अब इसको मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, फिर मिटा के फिर इनके पेंटिंग के बारे में बताऊंगा। तो देखिए मनु पारेख जी का जो जन्म है वो 1939 ईस्वी को के गुजरात 1939 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इनके पिताजी को, ठीक है, इनके देखिए आपकी शिक्षा सरकारी विद्यालय में शुरू हुई। आप अपने सहपाठियों को स्वयं कला की बारीकियों से अवगत कराते थे। तो इसके पहले मैंने डिटेल में बताया कि ये अपने उन बारीकियों से जो है सीखते थे और सिखाते थे, समझते हुए चल रहे हैं क्योंकि मैं पहले डिटेल से अच्छे से बता दे रहा हूँ। फिर आपके पिताजी को 2 चीज का बहुत शौक था। पहला शेर की तस्वीर एकत्रित करना और दूसरा था फिल्म देखना। मनु अपने पिता के साथ फिल्म देखने जाया करते थे, लेकिन ये वहां पर फिल्म ही सिर्फ नहीं देखते थे बल्कि वहां पर आर के गज्जर जी जो है वो फिल्म की जो होल्डिंग होती है,
बैनर होता है, उसको वो रंगते थे। तो ये उनकी बारीकियों को देखते थे। तो इनके पिता को 2 शौक था, तो इन्हीं 2 शौक में से इन्होंने कुछ चीजों को पकड़ा। जैसे इनके पिताजी शेर की तस्वीर इकट्ठा करते थे, अखबार में, मैगजीन में, किसी किताब में, कहीं भी ये पाते थे, उसको फाड़ कर लाकर अलमारी में रख लेते थे। तो इन्होंने इस चीज से ये सीखा, ये अपने उस कला से मिलती जुलती जो चीजें थी ये एकत्रित करते थे और उससे आगे बढ़े और सीखे। दूसरा, जब ये फिल्म देखने जाते थे तो फिल्म नहीं देखते थे, बल्कि जब आर.के. गज्जर जी जो है चित्र बनाते थे तो ये उन चित्र की बारीकियों को देखा करते थे मनु पारेख जी। इसके बाद इनके घर के पास एक मंदिर था। घर के मंदिर में धार्मिक कार्यों में बहुत भीड़ एकत्रित होती थी, जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि इन सब में होती है। तब आप भीड़ का रेखांकन करते थे। आप लाल पारेख प्रिंसिपल थे। फिर इन्होंने 2 वर्ष का डिप्लोमा करना चाहा, लेकिन इनके पास पैसे की तंगी थी, इसलिए इन्होंने कहा कि सर आप मुझे सीधे 2य वर्ष में आप प्रवेश दे दीजिए। हाँ, आप मुझ पर विश्वास रखो, मैं उतनी मेहनत करूंगा जितना आपके 2 वर्ष वाले बच्चे कर रहे हैं, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। तो इन्होंने इनके ऊपर इनकी कला को देखा और इनको जो है ये विश्वास हो गया, हाँ ये लड़का ऐसा करेगा, इसलिए इनको सीधे 2य वर्ष में प्रवेश दे दिए। अब दशरथ पटेल उन दिनों पेरिस से आए थे। दशरथ पटेल नामक एक कलाकार पेरिस से कला की बारीकियां सीख कर आए हुए थे और इन्होंने आए तो मनु पारेख जी इनसे मिले। तो इनकी कला को और इनको देखते ही भर में इन्होंने कहा कि तुम आगे चल के बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। बिल्कुल, इन्होंने कहा तुम एक आर्टिस्ट बनोगे, तुम जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई में आप उसको क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप उसमें प्रवेश ले लीजिए। तो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में प्रवेश लेना चाहा, लेकिन इनके पास पैसे की तो कमी थी, ये लेते तो लेते कैसे प्रवेश। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था गुणवंत कायस्थ। गुणवंत कायस्थ ने इनकी बहुत आर्थिक मदद की। इन्होंने जो है इनको कहा कि ठीक है, इनसे कहा गुणवंत से कि भैया आप मुझे कुछ पैसे दे दो शुरुआती में, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी व्यवस्था कर लूंगा, पढ़ूंगा। तो इन्होंने इनकी बहुत मदद की आर्थिक रूप से। फिर ये जब प्रवेश ले ली थी, ये जानते थे कि अगर मैं ये डिप्लोमा जैसे पूर्ण कर लूंगा मुझे कॉलेज वाले पकड़ लेंगे या मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मैं जैसे सरकारी नौकरी करूंगा बेशक मेरे पास पैसे आने लगेंगे, लेकिन मैं स्वतंत्र होकर चित्रकारी नहीं कर पाऊंगा, मैं परतंत्र हो जाऊंगा, मैं बध जाऊंगा। तो इन्होंने अपने लास्ट ईयर की परीक्षा जो है छोड़ दी और घर पर आ गए। घर पर अपनी मम्मी से बोले कि माँ इस वर्ष की परीक्षा अगले वर्ष होगी। और इस दौरान इनकी शादी हो जाती है किससे, माधवी पारेख से हो जाती है। दोनों बहुत संघर्ष करते थे। माधवी पारेख जो थी ये एक चित्रकर्त्री थी। फिर जब इनका संघर्ष शुरू हो गया, फिर माँ ने पूछा, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर माँ ने पूछा, फिर इनकी माँ ने पूछा कि बेटा ये तुम्हारा विद्यालय है, इसमें परीक्षा कब होगा। तो इस बार ये अपनी माँ से झूठ नहीं बोल पाए और इन्होंने माँ को जो है सच सच बता दिया कि माँ मैं परीक्षा छोड़ दिया हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा माँ मैं परीक्षा छोड़ दिया हूँ, लेकिन 1960 ईस्वी में, कब 1960 और कहीं कहीं 1962 में होता है, तो इसलिए मैं बता दूं। फिर इन्होंने 1962 ईस्वी में माँ के पूछने पर बोले माँ मैं परीक्षा छोड़ दिया हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा माँ मैं परीक्षा छोड़ दिया हूँ, लेकिन फिर इन्होंने 1962 ईस्वी में परीक्षा दी और
सरकारी नौकरी, ठीक है, और सरकारी नौकरी मिली। इन्होंने परीक्षा दिया कब, 1962 में, और इनको सरकारी नौकरी मिली। यहां तक आपने देखा। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए अब इसके आगे क्या है कि ये कला के क्षेत्र में तो थे ही, साथ ही साथ ये इंस्टॉलेशन आर्ट यानी कि संस्थापन कला में भी ये एक रुचि लेना चाहे। मन पारेख जी। तदोपरांत आप संस्थापन कला में अपनी मेहनत से पांव जमाए। ठीक है, इन्होंने अपनी मेहनत से जो है चित्रकला में तो एस कीर्ति कमाई ही, और अब संस्थापन मतलब इंस्टॉलेशन में इन्होंने जमाया। इंस्टॉलेशन में ये क्या करते थे कि ये मानते थे, ये मानते थे कि अगर मुझे इंस्टॉलेशन से था कि ये मूवी की दुनिया में गए। फिर इन्होंने सोचा कि एक फिल्म में, ठीक है, इन्होंने सोचा कि एक फिल्म में अगर एक चेयर रखी जाती है, ठीक है, इन्होंने कहा अगर एक फिल्म में एक चेयर अगर रखी जाती है तो वो चेयर किस एंगल पे रखी जाएगी कि दर्शक को वो एक मैसेज भेजे। जैसे जब पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको जो है ऐसे तिरछे रहना चाहिए ताकि ऐसे लिख सके और आगे भी बच्चों को भी फोकस कर सके। तो ऐसे ही उनको पढ़ाया जाता था। फिर जब ये कला के क्षेत्र में थे तो इन्होंने एक वाक्य कहा था, आपने कहा, ठीक है, इन्होंने कहा था मेरे फूल किसी प्रेमी या प्रेमिका ठीक है, इन्होंने कहा कि मेरा जो फूल है ये किसी प्रेमी या प्रेमिका को देने वाला फूल नहीं है। मेरे फूल किसी प्रेमी या प्रेमिका को देने वाले नहीं है, देने वाले फूल नहीं है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? फूल तो भाई इसी काम आती है। इन्होंने कहा कि बल्कि इनकी एक यात्रा होती है, इनका अपना मूल्य होता है, अपना जीवन होता है, अपना चरित्र होता है और इनका अपना एक क्रमिक विकास होता है। क्या कहा इन्होंने? कहा कि मेरे फूल किसी प्रेमी या प्रेमिका को देने वाले फूल नहीं है, बल्कि फूल का अपना जीवन होता है। जीवन होता है। फूल की अपनी फूल की चरित्र, मूल्य व क्रमिक विकास होता है। वह क्रमिक विकास होता है। इन्होंने कहा कि बल्कि फूल का अपना एक जीवन होता है, अपनी फूल की चरित्र होती है, मूल्य होते हैं, क्रमिक विकास होते हैं और यही सोचने को मजबूर कर देते हैं। यही सोचने को मजबूर कर देते हैं। ठीक है, यही ये कहते हैं कि और यही ये सोचने को मजबूर कर देते हैं। इसलिए मेरे फूल में भाव, भंगिमा व मुद्रा
इसी कारण आपकी रचना ब्रैकेट में आप फूल लिख लीजिए, ठीक है। फूल में भाव भंगिमा व मुद्राएं अलग अलग होती थी। अब देखिए अलग अलग मतलब, जैसे मान लीजिए फूल है, एक फूल मान लीजिए हो गया, अभी एक फूल ऐसे गिरा हुआ है, एक फूल ऐसे टूटा हुआ है, ठीक है, या ये फूल ऐसे इधर उधर हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। इनकी जो है भाई इन्होंने कहा कि हमारे फूल में, हमारी रचना में रंगों के द्वारा तो जो है भाव भंगिमा के साथ साथ अलग अलग मुद्राएं होती थी, जो इनके चरित्र और संयोजन को होती थी, जो फूल के चरित्र व संयोजिकता को मर्यादित रखती थी, रखती थी। ऐसा कौन कहे थे? तो ऐसा बोले थे आपके मनुपारेख जी, ठीक है, ऐसा ही कहा था। अब हम देख लेते हैं इनकी जो है कृतियों को। तो ये जो है बनारस श्रृंखला विश्व विख्यात है। जैसे राम कुमार का जो है बनारस श्रृंखला बहुत विश्वविख्यात है, वैसे इनका भी है। अब इनके चित्रों में आप देख लीजिए, बनारस में क्या क्या है? नाइट लैंड स्केप, नाइट लैंड स्केप ऑफ बनारस, ठीक है, पहला। दूसरा इनका क्या है? दूसरा है होली रिवर ऑफ बनारस या होली वाटर ऑफ बनारस, होली वाटर ऑफ बनारस, ठीक है। होली वाटर ऑफ बनारस हो गया। यूनिंग ऑफ बनारस, यूनिंग ऑफ बनारस। देखिए आप सब में बनारस ही देख रहे होंगे। अब इसके बाद है बनारस इन ब्लैक एंड व्हाइट, बनारस इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। बनारस ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। और ब्लू रिसर्च ऑफ बनारस, क्या? ब्लू रिसर्च ऑफ बनारस, ब्लू रिसर्च ऑफ बनारस, ये हो गया। उसके बाद 80 घाट ऑफ बनारस, 80 घाट ऑफ बनारस। बनारस आरती, बनारस का दिव्य आरती, बनारस के घाट, ठीक है। बनारस के दिव्य आरती, बनारस के दिव्य घाट, कलर ऑफ बनारस का बनारस इन रेड। अगला था कलर ऑफ बनारस, बनारस रेड, बनारस रेड।
ये RED रेड, ये कलर वाला रेड है। उसके बाद है पोएट फर्स्ट, पोएट सेकंड, द मून ऑफ असीघाट। इसके बाद है पोएट वन, पोएट सेकंड, मून ऑफ, ठीक है। इसके बाद मून ऑफ बनारस या असीघाट, बनारस या असीघाट भी कहीं कहीं मिलेगा, असीघाट आदि। बस मैं आदि कर दे रहा हूं, ठीक है, आदि। और अभी ये जीवित कलाकार हैं और ये अभी भी अपने जो है कार्यों में लगे हुए हैं। अब देखिए इन सबके तदोपरांत जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे, आप संस्थापन कला में भी अपनी मेहनत से पांव जमाए थे, ठीक है। यानी कि संस्थापन कला में भी कार्य किए थे, लेकिन आपने कहा था क्या, इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था मेरे फूल किसी प्रेमी या प्रेमिका या प्रेसी के लिए नहीं है। हाँ, इन्होंने कहा था मेरे फूल किसी प्रेमी प्रेमिका या प्रेसी को देने वाले फूल नहीं है, क्योंकि इन फूलों का अपना जीवन होता है, चरित्र होता है, मूल्य होता है, क्रमिक विकास होता है, इनकी एक मर्यादा होती है और इनकी एक यात्रा होती है। हम लोगों की तरह बिल्कुल इनकी एक यात्रा होती है, और यही सोचने को मजबूर कर देती है, ठीक है, यही सोचने को मजबूर कर देते हैं। इसी कारण आपकी रचना में फूल में भाव भंगिमा व अलग अलग मुद्राएं थी, जो आपके चरित्र व संयोजिकता को मर्यादित रखती थी। देखिए आप एक छोटा बच्चा हो, वो हो आपका वो बच्चा 1-1.5 साल का हो, 2 साल का, तो उसके हाथ में दो भी आप दे दोगे ना, वो सीधे खाता है। तो देखो एक बच्चा अगर फूल पाएगा तो खाएगा, दूसरा बच्चा पाया उसे तोड़ मोड़ के फेंकेगा, सुनेगा नहीं, तोड़ मोड़ के फेंक, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है, वो खाली क्रिया उसको देख रहा है, कर रहा है। और वही फूल, कुछ फूल तोड़ के सुबह सुबह जो है प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाएगा, और वही पुष्प जो है कुछ तोड़ते समय जब गिर जाएगा तो जमीन पर कुचला जाएगा। वही फूल जो एक मंदिर में जाता है, वही फूल किसी के माला बनकर किसी के गले की शोभा बढ़ाएगा, नेता या कोई भी शुभ अवसर पर। और वही फूल रहता है जो किसी मृत्यु होने पर उसके जनाजे के ऊपर फेंका जाता है। वो वही फूल होता है जो एक प्रेमिका अपने प्रेमी को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, ये वही फूल है। तो यही इन्होंने, यही भाव और भंगिमाओं को, इन्होंने यही भाव और भंगिमाओं के साथ साथ किसी मुद्रा को इन्होंने अलग अलग रूपों से जो है संयोजित किया व व्यक्त किया है। और इनके जो श्रृंखला है वो बनारस श्रृंखला इनका बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनारस श्रृंखला जो है एक राम कुमार का है, राम कुमार, जिनका जन्म है 1924, इनकी भी बनारस श्रृंखला है। और इनका जो मनुपालेख का है नाइट लैंडस्केप ऑफ बनारस, होली वाटर एंड बनारस, इवनिंग ऑफ बनारस, बनारस इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू रिसर्च ऑफ बनारस, असीघाट ऑफ बनारस, बनारस दिव्य आरती, बनारस के घाट, कलर ऑफ बनारस, बनारस रेड, पोएट फर्स्ट, पोएट सेकंड, मून ऑफ बनारस आदि इनकी जो है रचना है। तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये इनके जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पेंटिंग हमने लिखा दिया, आप याद कर लेना। और इनकी जो कहानी हमने बताया, अगर आप 2 बार देख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।